नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन या कहा जाए कि रोजाना पुराने समीकरण ध्वस्त होने का दावा किया जा रहा है। हर दिन कैंपेन्स की एक नई टर्म सामने आ जाती है। आज उत्तर प्रदेश में मायावती ने कैंपेनिंग की शुरुआत की और कहा जा रहा है कि मायावती के जो वोटर्स हैं वो तूफान से पहले की शांति की तरह हैं कि अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब आएंगे तो तूफान की तरह आएंगे। आज मायावती आगरा में थी तो गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम लोग मैदान में थे। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि योगी ने मथुरा में कैसे फिर से गर्मी शांत करने की बात कही। शाह ने आज अलीगढ़ में फिर से तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया है। सपा बसपा की सरकारें जातिवादी सरकारें, तुष्टीकरण करने वाली सरकारें। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक जाति और एक धर्म के अलावे किसी का काम होता था क्या? होता था? बहन जी आती थी तो दूसरी जाति और एक धर्म का काम होता था और किसी का होता था क्या? आप ध्यान से एक एक शब्द सुनते जाइए, क्योंकि इन्हीं शब्दों में जीत हार का समीकरण खोजा जा रहा है। विकास की बात होगी, लेकिन विकास जीत का मुद्दा नहीं बनता दिख रहा। आगे सुनिए आप, गृहमंत्री अमित शाह ने और क्या कहा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया ढूंढते हैं तो तीन ही जगह पे दिखाई पड़ता है। एक तो जेल में दिखाई पड़ता है, दूसरा उत्तर प्रदेश के बाहर दिखाई पड़ता है, और तीसरा अगर माफिया ढूंढना है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची में देख लीजिए, वहां पर भी दिखाई पड़ता है। तो एक तरफ गृहमंत्री अमित शाह अखिलेश यादव और मायावती पर बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ योगी भी पीछे नहीं रहे। बुलंदशहर में चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पर ताबड़तोड़ हमले की, तमंचावादी सरकार का तमगा भी दे दिया गया। लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था, और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छूट जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। ये बताइए कि 5 साल में क्या कुछ आपने देखा है जिसको लगता है कि हाँ एक बार फिर से योगी सरकार को लाना चाहिए? सौर बदलाव 5 साल में। हमारे जो मजदूर वर्ग के आदमी हटकाए, बिन 15 दिन में तो नाज मिल रहा है और सब सौदा मिल रहा है, रिफाइंड मिल रही, चना मिल रहे, और किसान ने खूब सहयोग मिल रहा है। 2-2 हजार रुपये प्रत्येक किसान मिल रहे। लोग सुरक्षित है? हाँ, सुनिश्चित है। योगी जी की सरकार आवेगी 100%, 300 के पार। युवा भी यहाँ पे मौजूद है, युवाओं से ही बात करेंगे। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार? योगी सरकार, योगी की आएगी। अच्छा, विपक्ष के जो लोग हैं वो यह आरोप लगाते रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। खूब मिल रहा भैया, मेहनत करनी पड़ा सब काज। क्या करते हैं आप? आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी करें? कैसे मिल जाएगा? ये बताइए कि जो विपक्ष जो ये जो आरोप लगाता रहा है लगातार कि बीजेपी की सरकार में लोगों को रोजगार नहीं मिल रही, युवा परेशान है, क्या बात है? कोई परेशान ना है, हम तो खूब अच्छे हैं। योगी बाबा आएगा,
परेशान नहीं नहीं हो, कोई परेशान नहीं है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के हमलों का अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया, चाहे वो जिन्ना और औरंगजेब का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान के नाम पर सियासी पंगा। ये भी बता दिया कि अगर जिन्ना या औरंगजेब चुनाव नहीं जिताएंगे तो चुनाव जिताने का असली मुद्दा क्या है। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं वो बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछेगा उनका दल कौन सा है। हम लोग साथ मिलके आए हैं एक संदेश देने। जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान के मुद्दों पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत भारी शिकस्त मिलने वाली है और नौजवान और किसान की जीत होने वाली है। वहीं शाह, योगी और अखिलेश से इतर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से बेहद अहम तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर थी चुनाव प्रचार के लिए मायावती के मैदान में उतरने की। विधानसभा चुनाव के लिए मायावती ने आज पहली बार प्रचार किया इस विधानसभा चुनाव प्रचार में और विरोधियों के वार पर पलटवार करके हिसाब किताब बराबर किया। सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार ने अधिकांश इन्होंने पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया है। इतना ही नहीं बल्कि इस बार बीजेपी की सरकार में अपर कास्ट समाज में से विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग भी हर मामले में अपने आप को काफी ज्यादा उपेक्षित रहा है। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होनी है कि इन धुरंधरों के मैदान में उतरने के बाद इनकी पार्टियों को कितना फायदा होगा। मायावती के मैदान में आने के बाद चुनावी समीकरणों में क्या बदलाव आएंगे? क्या योगी और शाह के डबल अटैक से जयंत अखिलेश को नुकसान होगा? आज राष्ट्रवाद में हम यही सवाल पूछ रहे हैं। सवाल है कि जमीन पर माया तो अखिलेश जयंत क्यों डरे? सवाल यह कि योगी शाह का प्रहार तो क्या पुराने तमाम समीकरण सब बेकार? सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू गर्दी वर्सेस गुंडागर्दी का चुनाव होने जा रहा है क्या? जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, विवेक साले जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी रविकांत राय हमारे साथ हैं जो कि अमित शाह के कैंपेन में रहे, प्रेरित कुमार हमारे साथ हैं जो कि योगी के कैंपेन में रहे और पुलकित नागर हमारे साथ हैं जो कि अखिलेश और जयंत के कैंपेन में रहे। बहुत बहुत स्वागत सभी लोग का। शुरुआत में रविकांत आपसे करना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह के कैंपेन का फ्लेवर क्या था? क्या वो अहम बातें हैं जो बताना चाहेंगे वहां से? देखिए अनंत, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अतरौली पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब मैं 2014 में उत्तर प्रदेश आया, मुझे यूपी की राजनीति के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो एक पिता के नाते मेरा हाथ पकड़कर कल्याण सिंह ने मुझे यूपी की सियासत को समझाया। अब इस बात के मायने समझिए कि कल्याण सिंह का इस पूरे इलाके में कितना बड़ा प्रभुत्व है और जिस तरीके से सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजा है, उनके नाती को अतरौली से ही यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है संदीप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट बैंक को और इस पूरे इलाके में जो कल्याण सिंह के परिवार की जो विरासत है, उनका जो प्रभुत्व है, उसको एक तरीके से भुनाने का प्रयास कर रही है और लगातार
पूरे संबोधन के दौरान उन्होंने कम से कम 5 बार कल्याण सिंह का नाम लिया, जो ये दिखाता है कि बीजेपी ओबीसी वोट बैंक और उस पूरे परिवार की जो प्रभुत्व वाले इलाके हैं वहां पर अपनी पैठ बनाना चाहती है। और अलीगढ़ की बात करें तो ये एक ऐसा इलाका रहा है जहां बार बार योगी आदित्यनाथ भी आते रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने यहां से ही कैंपेन को क्यों चुना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लगाव है यहां के इलाके से। तो बीजेपी जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है हर वो हथकंडे अपना रही है जिससे वोट बैंक लेकिन अमित शाह ने वहीं से समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा, अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा, क्या कहा उन्होंने? देखिए, इस पूरे वेस्टर्न यूपी के कैंपेन को अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के फोकस में है लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 से पहले यहां की परिस्थितियां क्या थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से जो गुंडे और जो दंगे करने वाले लोग थे उनका एक प्रभुत्व था, वो सरकार चलाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने के बाद उन्होंने पूरा एक डेटा दिया कि किस तरीके से लूट में कमी आई, दंगों में कमी आई, मारपीट में कमी आई। तो लॉ एंड ऑर्डर को फोकस करके कि हमारी सरकार में किसी भी प्रकार से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने सब जो हमारे बाकी मेहमान हैं लॉ एंड ऑर्डर पर उनसे सवाल हम लोग लेंगे, लेकिन प्रेरित मुझे बताइए जरा कि आपने दोनों रैलियां कवर की, अखिलेश और जयंत की भी और योगी की भी। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रहार क्या किया गया? जी, जैसे ही योगी आदित्यनाथ मंच पे पहुंचे तो सबसे पहले जो उन्होंने अपने 5 साल के जो विकास की जो उपलब्धियां हैं उसे सीएम योगी ने गिनाया। और उसके बाद फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हमलावर होते हुए समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने बताया कि जब सपा की सरकार थी तो लगातार दंगे हो रहे थे। और जिस जगह मैं मथुरा में मौजूद हूँ यहीं पर से थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया था और सीएम योगी ने कहा था कि सपा के शासन में जो सबसे पहला दंगा हुआ था वो यही कोशी कला में हुआ था। और उसके बाद जो जवाहर बाग में जो अहिंसक मामला जो हुआ था, जो हिंसा की जो घटना घटी थी यहाँ, तो योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के जो 5 साल के जो सरकार थी उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने लोगों को बताया कि जब सपा की सरकार थी तो वो लोगों को लगातार जो है सो परेशानी। लेकिन लोगों के बीच में प्रेरित इंप्रेशन क्या था? ये तो भाषण हुआ जो कि मंच से दिया गया, नीचे जो लोग मौजूद थे उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, हमने वहाँ जो लोग जो सुनने आए थे सीएम योगी को उनसे भी हमने बातचीत की और सबके जुबान पे बस एक ही नाम आ रहा था, योगी योगी। खास करके लोगों का कहना था कि वो योगी के सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्राइम के मामले कमे हैं। वहीं जहाँ विपक्ष लगातार हमलावर होकर के सीएम योगी के कार्यकाल पे सवाल उठाता रहा है कि भाजपा के शासन में यूपी के अंदर युवाओं को बेरोजगारी नसीब में मिल रही है, तो हमने कुछ युवाओं से भी बात की। युवाओं का भी कहना है कि हमें ऐसी बिल्कुल भी ये स्थिति महसूस नहीं हो रही है, बल्कि ये जो है सो विपक्ष हमको हमारे माध्यम से जो है वो सत्ता को हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम योगी शासन में पूरे तरीके से खुश हैं और हमें रोजगार के भी तमाम जो है आयाम मिल रहे हैं। मैं प्रेरित आपसे मायावती की कैंपेन के बारे में भी सवाल करूंगा, उससे पहले पुलकित जरा बताइए कि योगी के प्रहार का पूरा जवाब दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से भी। अखिलेश यादव का मिजाज क्या था? देखिए, जिस जगह पे आज वो शामली के अंदर मौजूद थे और उसका जिक्र शामली, कैराना और इनका जिक्र लगातार पश्चिमी यूपी की राजनीति में हो रहा है। और यहीं से ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान का जवाब दिया, जिसमें ये कहा कि आपको जहां से टिकट चाहिए था वहां से आपको टिकट नहीं मिला। अगर गर्मी की बात है तो जो बॉडी है अगर वो गर्म रहती है तभी जिंदा रहती है। तो इस तरीके से घुमाते हुए सीधा निशाना साधा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि ये जो धरती है, ये जो जगह है पश्चिमी यूपी, ये गन्ने की वजह से जानी जाती है। और गन्ने का ही तरफ इशारा करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार के चुनावों में गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा। तो सीधा बहुत अगर हम देखें तो चुनाव प्रचार जिस तरफ जा रहा है पश्चिमी यूपी का, उसी तरफ उन्होंने किसानों की तरफ रखने की कोशिश अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की थी। जी बिल्कुल पुलकित, मैं वापस अड़ूं उससे पहले जरा आप तस्वीर का दिखा पाएं आसपास की, आप जिस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं और कुछ लोगों से भी आप बात कर पाएं। देखिए, मैं तस्वीरें दिखा देता हूं, पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। बहुत ज्यादा तादाद में पूरा का पूरा ये जो रोड शो निकाला जा रहा है ये यहाँ मौजूद है। और कुछ किसान भी ट्रैक्टर पर हैं जो यहाँ से गन्ना लेकर जा रहे हैं। ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो क्या किसान इस बार क्या सोच रहा है, क्योंकि आप इस रैली से अलग है, गन्ना लेकर जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? जी, हमारी तो यही सोच है कि हमारा गन्ना भुगतान टाइम पे होवे और जी जो है हमारी जो फसलों में नुकसान है जिसको
पशुओं ने चुग लिया। गन्ना मुद्दा है आपके लिए, या जिन्ना और पाकिस्तान और ये जो पलायन के मुद्दे चल रहे हैं ये आपके लिए बड़े? जी नहीं, हमें पाकिस्तान और जिन्ना से कोई लेने देना नहीं, हम किसान लोग हैं, हम सिर्फ गन्ने पे ही बात करेंगे। अच्छा, जिस तरीके का मुद्दा उठाया पलायन का, क्या ये भी आपको प्रभावित करते हैं, या सिर्फ आपको जो हमेशा से पश्चिमी यूपी के मुद्दे रहे हैं गन्ना वो प्रभावित करता है? जी, हमें बस गन्ना और विकास पे ही यही मुद्दा है हमारा, हमें पलायन वलायन से कोई लेना नहीं, ना हमारा कोई पलायन है। जी चलिए आपको तस्वीर लेके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल, बोल के तस्वीर यहाँ दिखाइए। से काफी अहम हो जाती है। पूरा का पूरा ये रोड शो निकल रहा है, और ये शामली से लेकर अगर मैं बात करूं तो लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। कैराना सामने आप देखेंगे, और ये लोनी तक जाना है। अब मेरे कैमरा पर्सन जब आपको दिखाएंगे तो तादाद देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में पूरा का पूरा ये रोड आपको जाम नजर आएगा, जहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं इस पूरे के पूरे रोड शो के अंदर। तस्वीरें आप देख लीजिए, और तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आएगी। किस किस चीज पर, किस किस मुद्दे पर लड़ाई है? लड़ाई शिक्षा पे, रोजगार पे, विकास पे और महंगाई पे है। बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है क्या इस एरिया से? समर्थन नहीं जीतेंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए आप, और टोपी के साथ पीछे तक जब कैमरा जाएगा, एक बार उठा के मैं दिखा देता हूँ, एक बार मैं उठा के दिखा देता हूँ कैमरा। पुल की तस्वीरें दिखाइए, और आप दर्शकों के लिए बता भी दीजिए कि इस वक्त एग्जैक्ट लोकेशन आपकी क्या है। महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं। ये अभी कौन सी जगह है? ये कस्बा कांदला है जी। ये कांदला अभी रोड शो पहुंच चुका है। पीछे से मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा तादाद में लोग आए हैं, ट्रैक्टर इसमें रैली में नजर आ रहे हैं, और क्या क्या चीजें रहे? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक परसन चौधरी जीतेंगे चुनाव यहाँ से, आरएलडी गठबंधन से, समाजवादी के से। ये कितना लंबा रोड शो है? रोड शो है 20 किलोमीटर का रोड शो है, पिछवाड़ा वहाँ से है। इसमें कितना समर्थन इस एरिया से मिल रहा है? कितना समर्थन इस एरिया ये तस्वीरें देख लीजिए, और उसी के साथ जो मुद्दे थे उन पर ये चर्चा कि किन किन चीजों पर रहेगा। आप ये सामने देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं, पुल की तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। मैं तमाम सहयोगी इस वक्त रविकांत और प्रेरित भी लगातार बने, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन विवेक साइले साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जन समर्थन काफी है यहां पर, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। देखिए, नमस्कार त्यागी जी आपको। देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी कम ही बोले तो बेहतर है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है अपराधियों के साथ खड़ी हुई नजर आई। आप याद करिए, हम स्टार्ट करते हैं जहां बुलंदशहर में आज योगी जी ने भाषण दिया है, वहीं से हम शुरू करते हैं। वहां इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हुई थी बर्बरता से। शिखर अग्रवाल और योगेश राज दो मुख्य अभियुक्त थे जिनको पकड़ा गया था वहां पर। दोनों भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल से कनेक्टेड थे। उनका जब जमानत छूट के आई, यही भारतीय जनता पार्टी ने शिखर अग्रवाल को पदाधिकारी बनाने का काम किया, उसको फूलों से स्वागत किया, उसको हीरो बनाया पहली बार। उसको छोड़ दीजिए, बगल में एक जिला पड़ता है हाथरस, जो कि बुलंदशहर से बहुत दूर नहीं। जब वहां की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, इतनी बर्बरता हुई उसके साथ, तो यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी हो गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हो गए, आगरा पुलिस हो गई, ट्वीट करती रही कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। वहां भी इन लोग अपराधियों के साथ लगातार खड़े होने की बात। उसके बगल में आ जाइए इंद्रकांत त्रिपाठी का मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक आईपीएस ने उसकी हत्या करा दी। आज आपने कभी सुना आईपीएस हत्या करा के भाग गया? वो आईपीएस फरार है उस ब्राह्मण व्यापारी की हत्या करा के। आज तक भारतीय जनता पार्टी उसको ढूंढ नहीं पाई। चलिए पूर्वांचल आ जाते हैं, बलिया देख लेते हैं। बलिया में पाल समाज के आदमी को एसडीएम और सीओ के सामने हत्या हो गई, और वहां पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी उसी हत्यारे का समर्थन करने लगी। लखनऊ तक आ गए, और जिस विधायक ने समर्थन किया उसको मालाओं से स्वागत किया। आपके ये प्रदेश लेकिन जब अपराध की बात आती है तो लोगों को बदायूं याद आता है। उत्तर प्रदेश में नेताजी का जो बयान था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, वो बयान याद आता है। गायत्री प्रजापति याद आते हैं, महिला सुरक्षा की बात होती है तो। सीबीसीआईडी किस तरीके से दुरुपयोग करने की कोशिश की गई थी, कोर्ट से कैसे फटकार लगी थी, वो तमाम चीजें याद आती हैं, और वही गिनवाई जा रही हैं। देखिए, कोर्ट से फटकार तो सेंगर साहब के केस में भी लगाया था, तभी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें एक्शन।
महिलाओं की हम बात कर लेते हैं तो महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार हुआ है, इन्हीं की रिपोर्ट है। मैं तो अपनी रिपोर्ट की बात ही नहीं करूंगा कि हर 2 घंटे पे उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ बलात्कार होता है जी। ये उत्तर प्रदेश रिपोर्ट है। और गरीबी पे आ जाइए, गरीबी में यह है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में तीसरा सबसे गरीब प्रदेश है, बिहार और झारखंड के बाद। ये इन्हीं की रिपोर्ट है। मैं तो समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम मुद्दे भाषणों से गायब क्यों होते हैं? भाषण में क्यों जिन्ना और पाकिस्तान की बात होती है, बीजेपी की वैक्सीन की बात होती है? त्यागी जी आपने बहुत बेहतरीन सवाल किया, क्योंकि आपने बैठते ही अपने डिबेट में कह दिया था कि विकास जीत का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता। तो आप उनकी पिच पर क्यों हैं? हम उनकी पिच पे क्यों हैं? आप आरोप भी लगाएंगे, उसी पिच पर आप भी आएंगे। हम तो बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, हम व्यापारियों की बात। अच्छा, फिर कौन सी जनसभा में बेरोजगारी की बात हुई है, कौन सी जनसभा में विकास की बात हुई? मैं ये भी हिसाब किताब आपसे लूंगा। लेकिन मनीष भाई आप बताइए जरा कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भाई जिस गर्मी की बात कर रहे हैं योगी जी, गर्मी शरीर के लिए जरूरी है, गर्मी अगर होगी नहीं तो जान बचेगी नहीं। देखिए त्यागी जी, अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण को देखेंगे तो सबसे पहले जो उनका रिपोर्ट कार्ड है 5 साल का, उसको उन्होंने रखा कि किस तरीके से 4-4 एक्सप्रेसवे बनाया हमने, कैसे मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेश आया उससे यहाँ के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिली, 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई, 3.5 लाख संविदा के आधार पर नौकरी दी गई, किसानों की उपज रिकॉर्ड खरीदारी की गई है, गन्ना की बात हो रही थी, अभी आपने इशू को लिया था। बिल्कुल। तो गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान हमारी सरकार ने किया, अपना ही नहीं, जो अखिलेश जी और मायावती जी ने बकाया किया था उसका भी भुगतान हमने किया। अखिलेश जी और मायावती जी ने चीनी मिलों को बेचा, हमने नई चीनी मिलें लगाई, पेराई सत्र को बढ़ाया, क्रशिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, यानी किसान नौजवान सबका काम हमने किया। पहले इस विषय को हम रखते हैं और इसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा विषय दंगा और कानून व्यवस्था रहा। जब हमको सरकार मिली, एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। मथुरा के कोसी कुला कला से जो शुरू हुआ दंगों का सिलसिला, वो अंतिम दिन तक चलता रहा। मुजफ्फरनगर कांड की चर्चा कई बार हुई। सचिन और गौरव केवल इसलिए मार दिए गए कि अपनी बहन की लाश बचाने के लिए गए थे, और हत्यारों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो आजम खान और अखिलेश यादव लुभाते हैं, और जब पंचायत होती है तो हत्यारों की पंचायत की अनुमति अखिलेश यादव देते हैं, जो पीड़ित होती है उनके पंचायत की अनुमति नहीं देते। उसके बाद इतना बड़ा दंगा होता है और सफाई में अखिलेश यादव मस्त रहते हैं। और रहा बात आतंकवाद का, लेकिन मनीष शुक्ला जी, अखिलेश यादव कहते हैं भले कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात करें, अखिलेश यादव कहते हैं कि लगभग सेंचुरी मार दी है बीजेपी ने आपराधिक तत्वों को टिकट दे करके। त्यागी जी, एक विषय बहुत महत्वपूर्ण हमको लगता है कि प्रदेश के लिए और देश के लिए भी है। देखिए, ये अखिलेश यादव ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि संकट मोचन में जिन्होंने बम कांड किया उसको छोड़ दो, बनारस, अयोध्या और बाराबंकी के कचहरी में जिन्होंने बम कांड किया जिसमें अधिवक्ता मारे गए, वादकारी मारे गए, उनको छोड़ दो। और माननीय उच्च न्यायालय ने फटकारा कि आपका बस चलेगा तो आतंकवादियों को आप परमवीर चक्र दे देंगे। क्या ये इशू नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और कानून व्यवस्था इशू नहीं होना चाहिए था? उत्तर प्रदेश किस रूप से जाना जाता था? अंधेरों का प्रतीक। नहीं, इस बारे में सर विवेक साले से हम जवाब ले लेंगे, लेकिन ये तो बताइए जो अखिलेश यादव का आरोप कि भाई आपने कई ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हम तो कहते हैं कि हम तो नाम ले रहे हैं नाहिद हसन का, आप भी नाम लो, हिम्मत हो तो। नाम नहीं ले सकते हैं नाहिद हसन, वो तो वीडियो दिखा रहे हैं कि जो वांछित हैं वो ट्विटर पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है क्रिकेट खेलते हुए, और पुलिस कहती है कि हम ढूंढ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। क्या बात करते हैं त्यागी जी, ये लोग तो झूठे हैं, इनके पास नाम नहीं है। ये तो एक प्रवक्ता तो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि चुलबुल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। चुलबुल सिंह को स्वर्गवासी हुए 10 साल, 5 से 10 साल हो गया। अब वो ये चाहते हैं उनको हम गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। तो इनके पास चूंकि लिस्ट नहीं है जी, और जो क्रिकेट खेलते हुए देखे गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। हम तो कह रहे हैं नाहिद हसन कौन है? ये जो ठीक है, मैं छोटा सा रिएक्शन लेता हूं इस वक्त विवेक साइलेस से, उसके बाद चलूंगा अपनी बाकी जो हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाकी सहयोगियों के पास। विवेक साइलेस, अपराध को लेकर के जो आरोप आप लगाते हैं, आपके सरकार का कार्यकाल जो है 12 से 17 का, उसका रिकॉर्ड भी कहता है सर अपराध खूब फला फूला है। देखिए, अभी शुक्ला जी ने आतंकवादियों की बात करी, तो भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की बात ही ना करे तो बेहतर है।
पुलवामा केस का अभी तक रिपोर्ट नहीं जो लगा पाए, आज तक नहीं आया। पठानकोट में जो यूपी चुनाव विवेक भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव का माहौल है, उसी क्षेत्र में अगर बात करें तो बेहतर होगा। शुक्ला जी सुन लीजिए, बेहतर होगा। 10 मार्च के बाद बोलते रहिएगा जब विपक्ष में बैठिए। सुनिए मेरी बात। जो लोग पठानकोट की जांच पाकिस्तान से करा सकते हैं, ISI से जांच कराने वाले लोग, आप पठानकोट की बात करेंगे सर, वो फिर सबूत मांगने वाली बात कर लेंगे। आप मुझे बताइए, वो तार्किक चर्चा नहीं होगी ना सर, सिर्फ उत्तर प्रदेश से विवेक भाई हम लोग आ जाते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूं त्यागी जी, आज मुझे बताइए अखिलेश यादव जी पे कितने मुकदमे, और ये कंपेयर कर लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इतने मुकदमे हैं। चंदा चोरी तक के मुकदमे हैं इनके। और दूसरी बात सुनिए, और क्या वजह है जी पूरब से लेके इस बारे में मनीष शुक्ला जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले कानून का मुद्दा जमीन पर लोगों के बीच में कितना है। रविकांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, प्रेरित पुलकित लगातार हमारे साथ। रविकांत बताइए जरा कि कैंपेन आपने कवर की, लोगों के बीच में आप पहुंचे, अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचे, कानून व्यवस्था का मुद्दा लोगों के लिए कितना अहम है और परसेप्शन क्या है? देखिए अनंत, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रवक्ता बैठे हैं और दोनों अपनी अपनी तरफ से पार्टी को डिफेंड करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जनता इस बात को मानती है कि लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और ख़ासतौर पर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पर क्राइम ज़्यादा था और पहले लोग ये मानते थे कि अगर वो अपना कोई एक सामान अपने खेत में रख कर जाते थे, सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या सरकार की बात नहीं करता, लेकिन आम पब्लिक ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 से अभी तक बेहतर हुई है, ऐसा लोग महसूस करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि जिस तरीके से आपराधिक तत्वों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और वो कार्रवाई होते हुए दिखाई दी है कि किस तरीके से बुलडोजर चले हैं, जो अवैध संपत्ति है जिनका अधिग्रहण किया गया था उसको सरकार ने छुड़वाया है। तो ये एक परसेप्शन है लोगों के मन में कि इस सरकार ने आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पहले की तुलना में बेहतर बता रही है आम जनता। लेकिन अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधते हुए जो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अपराधी 3 जगह पाए जाते हैं, या तो उत्तर प्रदेश से बाहर, या जेल में, या समाजवादी पार्टी में। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, उससे पहले मैं चलूंगा सीधा मेरे सहयोगी पुलकित नागर के पास, जो कि इसी वक्त उस काफिले में मौजूद है जो कि आप ही के गठबंधन में के समर्थन में है। पुलकित बताएं जरा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तस्वीरें दिखाएं जरा आप। देखिए तस्वीरें के साथ समझ लीजिए ये कांदला है और शामली से लेकर कांदला तक अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके के हालात हैं। करीब करीब कुछ नहीं तो 4 से 5 किलोमीटर तक का लंबा जाम आपको इसी तरीके से मिलेगा। गाड़ियों पर अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के झंडे, ट्रैक्टर, ट्रॉली आपको इस पूरे के पूरे रूट पर नजर आ जाएंगे। शामली से लेकर लोनी तक का ये आज अखिलेश यादव का कह सकते हैं कि एक तरीके से रोड शो है, क्योंकि हालांकि वो एक बस के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन पीछे जितने भी समर्थक हैं वो जुड़ते चले गए हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा कांदला के अंदर के हालात आप देखेंगे तो तमाम जगहों पर आपको झंडे लगे, ट्रैक्टर और गाड़ियां ही नजर आने वाली हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रेरित लगातार बने हुए हैं। प्रेरित बताइए जरा, मायावती की कैंपेन भी आपने कवर की, सबसे पहले साइलेंट वोटर्स का मोड क्या है? ये कहा जा रहा है कि भाई मायावती के जो वोटर्स हैं वो एक तूफान की से पहले की शांति की तरह हैं, अभी तक इनएक्टिव दिख भले रहे हैं लेकिन इनएक्टिव है नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात आपने पूछी है इसी तरह का दावा मायावती ने मंच पर चढ़ने के साथ ही किया। और मायावती ने सबसे पहले यही कहा कि जो मीडिया बंधु ये पूछते थे कि मायावती कहाँ है, मायावती कहाँ है, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मायावती जो है ज़मीनी स्तर पर अपने वोट को मजबूत कर रही थी। और मायावती ने साथ ही साथ यह भी दावा किया है कि हम ज़मीनी स्तर पर काम करके अपने वोट को जोड़ रहे हैं। जिस तरह से 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसी तरीके से हम जो है 2022 में भी सरकार बनाएंगे। यानी मायावती जब मंच पे चढ़ी तो मंच पर चढ़ने के बाद ही उन्होंने जम करके
विपक्षियों पे निशाना साधा। सपा, बसपा, सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पर जम करके मायावती बरसी और उसके बाद मायावती ने यह कहा कि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके दावे को हम बिल्कुल उसको खारिज करते हैं और हमारी सरकार 2007 की तरह एक बार पुनः बनेगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और ये उससे आने से पहले की ये खामोशी है। इस तरह के दावे मायावती ने किए हैं और मायावती ने साथ ही साथ यह भी कहा कि जिस तरीके से हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बनी थी, इसी तरीके से इस बार हम बगैर गठबंधन के तमाम सभी लगभग सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसके ये अंदाजा होगा कि 10 मार्च को हमारी सरकार यूपी में बनेगी। इस तरह की बात मायावती और उनके वोटरों के द्वारा कहा गया जब हम उस रैली में पहुंचे। तो ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं प्रेरित, लेकिन उससे पहले विवेक भाई बता दीजिए जरा कि अपराध को लेकर के बात हो रही थी और जिन आंकड़ों का आप जिक्र करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी मेरे सामने इस वक्त हैं। आंकड़े तो गवाही दे रहे हैं सर, 12 से जो 17 के हाल थे बड़े बेहाल थे। 17 से 22 के बाद हालांकि एनसीआरबी का आंकड़ा 20 तक का है, 17 से 20 में चीजें बेहतर हुई हैं। देखिए, जो मैंने कहा ना आपसे, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह की अभी बात की, मैं उनके केस पे जाना नहीं चाहूंगा कि किस किस धारा पे वो बाहर निकाले गए थे, क्या हुआ था, उनको छोड़ दीजिए। अजय मिश्रा टैनी को देख लीजिए, वो भी गृह मंत्री हैं, भारत मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं। उनके ऊपर भी 120 बी के मुजरिम है, 302 का केस रहा है, उनको भी छोड़ दीजिए। एक और है नित्यानंद राय, वो तो सबसे बड़े वाले हैं। हाँ। तो आप उनके ऊपर अगर धाराएं मैं बताऊं जो पश्चिम बंगाल से आते हैं। भाई देखिए, बहुत मैं ना थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं, चीजों को थोड़ा सा आसान तरीके से कर देता हूं। किस राजनेता के ऊपर कितने मुकदमे हैं और कुछ पार्टी को राजनेता पसंद है नापसंद है, यह आपका चुनावी मुद्दा हो सकता है सर, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं उसको नेता नहीं झेलते हैं, उसको जनता झेलती है। और चाहे अब की सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, वो जवाब दे उन आंकड़ों के लिए। तो भाई जो आंकड़ों की हम लोग बात कर रहे थे, 2012, 13, 14, 15, 16 इन 5 साल का आंकड़ा जो पैमाने हैं एनसीआरबी का, वो बता देता हूं कि मर्डर की धाराएं जो हैं, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर की धाराएं, किडनैपिंग, एब्डक्शन का, रॉबरी का, रेप का और राइट्स का। आप बता दीजिए कौन से आंकड़े आप सुनने चाहेंगे, किस अपराध के। मैं साल दर साल वही बताता चलता हूं। सबसे पहले मैं तो सबसे पहले यह सवाल करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो 25,000 रुपए का इनामी खुलेआम पूर्वांचल में क्रिकेट खेल रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी कब गिरफ्तार करेगी? हाँ। ये बता दो। खुलेआम खेल रहा है, एसपी वही है, लोग हाँ। वही है, वो क्रिकेट जी इस पे जवाब दे दें कि उसको कब गिरफ्तार करेंगे। सर मैं मनीष जी से जवाब ले चुका हूं, हालांकि उसके मैं दोबारा जवाब ले लूंगा। अब मैं आपको 2 आंकड़े गिना देता हूं। आपने दंगों की बात की थी और आपने महिला सुरक्षा की बात की। 2012 में एनसीआरबी कहता है कि जो 376 आईपीसी के जो मुकदमे थे 1963 थे, 2013 में हुए 3050, 2014 में हुए 3467, 2016 तक 4816 पहुंचे थे। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है सर। दंगों की बात कर लीजिए, 2012 में जहां 5676 थे तो 2016 तक आते आते 8018 हो चुके थे। ये एनसीआरबी का आपका रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है, इसको मानते हैं त्यागी जी कि नहीं मानते? मैं सर 17 से 20 के आंकड़े में बात कर लूंगा। मार्च 2017 में शपथ लिया थी, 2017 के जवाबदेही वही है, मैं उनकी बात भी कर लूंगा सर। आंकड़े देकर के मनीष जी के पास चला जाऊंगा, कम से कम अपनी बारी तो जवाब दे दीजिए आप। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी या आरएलडी हमारा गठबंधन अखिलेश यादव जी को अगर इतना समर्थन ना मिल रहा होता, आपका टीवी चैनल खुद दिखा रहा है। हाँ। खुद बता रहा है किस तरह लोग, किसान से लेके नौजवान से लेके महिलाओं से लेके जितने लोग हैं सब। एडीआर की रिपोर्ट भी दिखा रही है कि जो लोग चुनकर के आते हैं उनमें कितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो जनता ने क्या चुना क्या नहीं चुना सर, उसका मतलब नहीं है ना। मतलब ये है कि आप किसको सामने रख रहे हैं या आपकी सरकार में क्या काम हो रहा है। देखिए, आप भी अजीब ही बात करते हैं त्यागी जी। हमारी सरकार में क्या काम हो रहा है? हाँ। 5 साल योगी जी की सरकार चली, उनसे पूछिए ना उनकी सरकार में क्या काम हो रहा है। सर काहे लोगों की हत्या करके विवेक भाई जब आ रहा हूं मनीष जी आपकी बात सीधा आ रहा हूं। जब मैंने इस अपराध के आंकड़े देने शुरू किए ना, तो मैंने कहा था कि आपको 2012 से 16 और 16 से 20, क्योंकि यही आंकड़े एनसीआरबी की तरफ से जारी किए गए, दोनों पैमाने में सामने रखूंगा। लेकिन आप तो सर जवाब दे 12 से 17 के लिए ना, 12 से 16 के लिए। 16 से आगे के आंकड़े मनीष जी से पूछ लूंगा मैं। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी रिजीम में कुल मिला के 2,70,000 कुछ तो FIR हुई थी 5 साल में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह आंकड़ा गूगल करके देख लीजिए, 3,40,000 से ऊपर पहुंच गया।
ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इन लोग क्या बात करते हैं? मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ, वो आईपीएस को आप कब गिरफ्तार करोगे जो इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करके भाग गया? ठीक है, मैं दोनों बात जवाब लेता हूं सर आपसे। मनीष जी बताइए जरा कि आईपीएस की गिरफ्तारी की बात भी लगातार वो पूछ रहे हैं और वो पूछ ये भी रहे हैं कि जिन अपराधियों के ट्विटर पर वीडियो वायरल हो जाते हैं पुलिस उनको ढूंढती ही रह जाती है। जी, दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। एक तो एनसीआरबी रिकॉर्ड के बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। हत्या, लूट, डकैती, रेप, जो जघन्य अपराध होते हैं उसमें 50% तक गिरावट हुई है और इस पे आंकड़ों के अनुसार आपने त्यागी जी ने आपने आंकड़ा दीजिए ना। दूसरा सवाल प्लीज देखिए, इस तरह से नहीं, हम सुन रहे थे, आप चाहे जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था, सुनते। आपने 2 इशू उठाया, आईपीएस के ऊपर 5 लाख का इनाम रखा गया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी, यानी कानून से उसको ऊपर नहीं रखा गया है कि कोई रेप कर दे और नेता कहे कि एक लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, इस तरह का बयान हमारे यहां से नहीं है। और जो क्रिकेट की बात आप जहां तक लगातार कर रहे हो, उसको ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था, उस दिन भी मैंने पूछा था, मैं फिर बताऊं कि वो क्रिकेट कब खेल रहे थे, वो कब का वीडियो है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते से अगर स्रोत को भी शेयर करते अखिलेश यादव जी तो निश्चित रूप से वो लाभ का विषय होता। अब पुलिसिंग की जिम्मेदारी सर अखिलेश यादव की तो है नहीं, नहीं, वो जांच करें। मैं तीसरी बात पे भी आ रहा हूँ। तीसरी बात त्यागी जी कि जो कानूनी प्रक्रिया है पूरी उस विषय पर, उस पे बयान वो व्यक्ति देगा जिसका वीडियो है या पुलिस देगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। हमारे समय में हमने अपराधों पे कमी लाई है, आज बहु बेटियां निकल सकती हैं, अपराधों में कमी आई है सर, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ, मुझे रेप और गैंग रेप के मैं दोनों आंकड़े बता देता हूं सर, महिलाओं के प्रति अपराध के जो आंकड़े मैंने उनको बताया। त्यागी जी कंप्लीट करने नहीं देते। चलिए अच्छा, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद में फिर आंकड़े लेकर आ जाऊंगा सर। टाइम फ्रेम जितना उनको दीजिए मुझे तो दे दीजिए। देखिए, एक बड़ी समस्या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की थी, कांधला से लेके कैराना तक लोग पलायन के लिए मजबूर थे। फुरकान से लेके जानसठ का वो मौलवी जो मुजफ्फरनगर कांड का आरोपी था, जिसको 5 KD में खीर खिलाते थे अखिलेश यादव, ऐसे लोगों ने पलायन कर दिया है। बहु बेटियां निकल सकती हैं। आज खेतों में अगर कोई मोटरसाइकिल छोड़ के पश्चिम उत्तर प्रदेश चला जाता है तो वापस आता है तो उसको मिल जाती है। और ये जो भीड़ दिख रही थी, जो आपके कैमरों ने दिखाया, 10 रोडवेज की बसें भी फंसी थी। तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, मुझे में तो सर आम लोग परेशान होते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी तरफ से भी कह लीजिए चाहे उनकी तरफ से भी कह लीजिए। मैं तो बता रहा हूं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं। मुझे पता है कि जब भीड़ ना हो तो गाड़ी ऐसी खड़ी कर दो कि जाम लग जाए, तो जो और गाड़ियां हैं उससे भीड़ बढ़ जाए। तो अखिलेश जैन के साथ कोई जनता नहीं है जी। अच्छा ठीक है, मेरे सहयोगी पुलकित नागर वहीं पर मौजूद है, उनके साथ कुछ लोग भी हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि जाम लगाकर के भीड़ इकट्ठा की गई है कि भीड़ की वजह से जाम लग गया है। पुलकित बताइए जरा, आपके साथ कुछ लोग भी वहां पर मौजूद हैं। भीड़ बता दीजिए कितनी है? ये जो जाम नजर आ रहा है, ये भीड़ होने की वजह से लग गया है या जाम की वजह से भीड़ हो गई है? नहीं, जाम की वजह से नहीं है, भीड़ होने की वजह से लगा है। हाँ। आदमी की वजह से लगा है। हाँ। अखिलेश भाई को, जयंत भाई को देखने के लिए लगा है। हाँ। लोग बाग सुबह से कतार में लगे हुए हैं। हाँ। सुबह से अखिलेश भाई को इंतजार कर रहे थे, जयंत भाई का इंतजार कर रहे हैं। वजह किन किन मुद्दों पर? मुद्दों पर यह है कि अखिलेश भाई आएंगे और एक से एक योजना होगी, एक से एक काम होगी। अखिलेश भाई का काम बोलता है। युवा किस मुद्दे पर किस पार्टी के साथ? युवा एक तो बेरोजगारी मुद्दे पे अखिलेश और जयंत के साथ है। क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है यूपी के अंदर। बेटी बचाओ, बेटी के उस पे जो बीजेपी तो कहती है समाजवादी पार्टी के टाइम पे ज्यादा क्राइम था। हाथरस का कांड देख लो आप। हाथरस के कांड पे किसी को जो पीड़ित घर वाले थे, उन्हें वहाँ पे उन्हें भी खंडी दी लड़की को, रात को केरोसिन डाल के उसके ऊपर उसको जला दिया गया। और कौन से मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं, काफी मुद्दे हैं। बेरोजगार है, भर्ती नहीं आके दे रही, भर्ती आती है 5 साल। आपने क्या कर रखा है? आपने क्या कर रखा है? मैंने BA कर रखी है। अब नौकरी या नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूँ, घर पे हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ। आप? बनेड़ा। नौकरी, पढ़ाई क्या कर रखी है? पढ़ाई 12th की अभी। रोजगार के मुद्दे पर है क्या आप? रोजगार हमारे यहाँ बहुत, यूपी में बहुत अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। भर्ती आती है लेकिन वो केवल नेट पे आती है, उसका केवल नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद वो नहीं निकलती है और ना ही रिजल्ट आता है। किसान आंदोलन भी बड़ी वजह है। आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, और अब की बार
बिल्कुल इंशाअल्लाह अब की बार जयंत चौधरी गठबंधन की जीत होगी और बिल्कुल 100% जीत होगी। इससे बीजेपी बौखलाई हुई है और इसीलिए हमारे जयंत चौधरी को अपने पास बुलाने के लिए प्रस्ताव भी दिया है। एक जीत बिल्कुल 100 के 100% सपा की है, गठबंधन की है। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? कांदला के रहने वाले। कांदला के रहने वाले हैं। आप इस रोड शो का हिस्सा नहीं है या हिस्सा हैं? हिस्सा है। आम आदमी क्या किन मुद्दों के साथ यहाँ पर किस पार्टी को समर्थन देता है? देखिए हमारा तो जो है हम तो किसान आदमी है, किसान का ही मुद्दा है हमारा। 13 महीने आंदोलन में रहे, वहाँ बैठे हुए, समझिए। गृह मंत्री जी हमारे आज जो है किसानों के घर घर फिर रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं। 13 महीने तक गृह मंत्री जी हमारे कहीं पे भी नहीं आए वहाँ पे आंदोलन में। हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता। पुलकित संक्षेप में जरा यहाँ के समर्थक मौजूद है, ये जान लीजिए कि ये जो पूरा काफिला है कहाँ से लेकर कहाँ तक का है फिलहाल? महंगाई है, दूसरा सरकार ने जो है ये जो मान लीजिए आप बिजली आदि की है। देखिए ये शामली से शुरू हुआ था, अभी कांदला पहुंचा है और इसे आगे लोनी तक जाना है। हालांकि जो वक्त था वो करीब कई घंटे अब पीछे चल रहा है। पहुंचना था लोनी में 5:30 बजे और अभी 5 बज चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ा पूरा अगर आप ये रोड देखेंगे तो यहाँ पे समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है और मुझे लगता है रात को 9-10 बजे तक ही ये रोड शो अब लोनी तक पहुंचेगा। जी ठीक है, मैं संक्षेप में प्रेरित बताइए कि जिन जनसभाओं में आप गए, जिन विधानसभाओं में आप गए, कानून व्यवस्था का मुद्दा लोगों के बीच है क्या? जी बिल्कुल, जिन भी जनसभाओं में पहुंचा हूं हर जगह कानून मुद्दा जो एक बड़ा मुद्दा है और जो भी आम लोग जो जनसभा सुनने आ रहे थे सबके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव यह दिख रहा था और सब लोग खुलेआम हमारे साथ टाइम्स नाउ नवभारत पे भी उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल की योगी सरकार में वो आश्वस्त महसूस करते हैं, वो क्राइम को लेकर के वो संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरीके से एग्रेसिव हो करके जो चाहे गुंडे हो चाहे बदमाश हो उनके ऊपर शिकंजे कसे हैं, उसका असर उनके आम लोगों के चेहरे पर देखने को मिलता है। और खास करके हमने कुछ महिलाओं से भी बात की तो महिलाओं का भी कहना है कि पहले हम असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन जब हम आधी रात को भी आज अपने घर लौटते हैं तो हमें बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं होता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है या हम खतरे में हैं। तो देखिए जो इस चुनाव में जो है आम लोगों के बीच में सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम लोग जो है वो सबसे ज्यादा मतलब योगी का समर्थन कर रहे हैं, जो भी रैलियां सुनने आते हैं। और उन सब का एक ही बात कहना है कि हम योगी सरकार में क्राइम पे बहुत शिकंजा कसा गया है और इसी को लेकर के हम एक बार फिर से संक्षेप में बताइए कि चाहे योगी सरकार भले ही कहे कि भाई 19,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अपराधियों के जब्त की गई, जो कुख्यात माफिया संपत्ति जब्त करके वहां पर गरीबों के लिए आवास बना दिए गए, लेकिन क्या लखीमपुर का जो मामला है, हाथरस का जो मामला है, पब्लिक के बीच जो परसेप्शन है, सवाल है इन मामलों को लेकर के? बिल्कुल अनंत, अगर लखीमपुर खीरी के मामले में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कठोर कार्रवाई की होती और अपने मंत्री को केंद्र सरकार में जो मौजूद हैं उनको हटाया होता तो वो परसेप्शन की लड़ाई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर जो डिबेट हो रही है उसमें उसका मॉरल ग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई होता। लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से जो टेक्निकल रीज़न दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस वक्त ये घटना हुई वहाँ पर जो लखीमपुर खीरी के सांसद हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे मौजूद थे, पिता व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं थे, इसीलिए कार्रवाई उनके बेटे के ऊपर हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। लेकिन अगर बेटे ने गलती की तो पिता को हम सजा कैसे दे दें, इस मॉरल ग्राउंड को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को और ज़्यादा मोल ना लेते हुए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि किसान आंदोलन की वजह से किसानों में नाराजगी थी और जिस तरीके से लखीमपुर की घटना हुई, अगर वो घटना ना होती तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर पे उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत, प्रेरित और पुलकित आपका हम जुड़ने के लिए। इसी बीच जयंत चौधरी ने जो हेमा मालिनी वाला बयान दिया उस पर अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें हमला बोला और अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया कि कहा, जयंत जी आपको हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हेमा जी को चुना तो उनकी काबिलियत पर, उनसे जुड़ाव पर, उनके काम पर आपको माफी मांगनी चाहिए जयंत। ये अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया। दरअसल कल दोपहर बाद की बात है जब जयंत चौधरी ने बयान दिया था कि मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता और कई ऑफर लगातार आ रहे हैं। अपने साथ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था योगेश, उसका उदाहरण देते हुए जयंत चौधरी ने ये बात कही थी और अब इसके ऊपर जब विवाद बढ़ा तो अनुराग ठाकुर की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई। सबसे पहले विवेक साइलस, बता दीजिए कि क्या जयंत चौधरी का वो बयान सही था? देखिए, मैं ये जानता हूं, जो मैंने देखा आपके चैनल ने दिखाया, उनका बयान मैंने नहीं देखा जी, कि जनता ने अपना बयान दे दिया आपकी।
आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को, जो जनता ने बयान दिया वो सबने देखा, सारे दर्शकों ने देखा कि जनता क्या बयान दे रही है। जी, आज बेरोजगारी पे क्या दे रही है, किसान पे क्या दे रही है, कानून व्यवस्था पे क्या दे रही है, जो पर्चे लीक हुए हैं उस पे क्या। क्योंकि एक चीज मैं और याद दिला दूं, ये क्षेत्र लोनी का क्षेत्र है। हाँ, ये लोनी के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर, शुक्ला जी जानते होंगे, उन्होंने क्या कहा था, यही शमशान घाट की छत गिरी थी शुक्ला जी, 25 लोग दफन होके मर गए थे आपके भ्रष्टाचार के कारण। और आपके विधायक, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा था कि 50% कमीशन हम देते हैं लखनऊ में, तब हमको पैसा मिलता है। ये आपका विधायक कह रहा था, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। उस पे जवाब दीजिए जरा, ज्यादा जवाब तो जनता का मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। उससे पहले मनीष जी मैं जानना चाहूंगा, जो जयंत चौधरी का बयान था, अनुराग ठाकुर का ऑफिशियल स्टैंड सामने आ चुका है। देखिए त्यागी जी, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाला बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगियों का तो यही दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अगर वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं, अभिनय करती हैं और समाज में एक स्थान बनाती है और फिर चुनकर चुनाव जीत कर आती हैं, स्वयं जयंत चौधरी उनसे हारे हैं, तो उसके बाद इस तरह का दृष्टिकोण, तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण इन लोगों का शुरू से रहा है, मुलायम सिंह यादव जी से लेकर अखिलेश जी तक, और इस तरह से रहा है। दूसरी बात मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा जी, कि वो जनता का ओपिनियन नहीं था, टोपी लगाए कार्यकर्ताओं का ओपिनियन था। अगर वहीं 10 कदम आगे बढ़ते और बस के अंदर जाते और उनसे पूछते कि आप रोड शो का हिस्सा है कि क्या उनका विचार है, तो समझ में वही आता जो उन्होंने एनालिसिस में बताया कि जनता को अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और पलायनवादी सरकार नहीं चाहिए, आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट सरकार नहीं चाहिए, विकास करने वाली सरकार चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ। मैं जवाब दे दूं। छोटा सा मेरा सवाल आपके लिए और वो एनसीआरबी के आंकड़ों पर आधारित है। रेप के मामले 2017 में लगभग 4300 रिकॉर्ड किए गए थे, 2020 में लगभग 2800, लगभग आधे हैं। लेकिन ये आधे मामले भी क्यों हैं? आप तो कहते हैं कि या तो अपराधी जेल में हैं या फिर तड़ीपार हैं, भाग चुके हैं। देखिए 19 मार्च 2017 को जो हमारी सरकार बनी, 19 मार्च 2017 को जो हमारी सरकार बनी, तो विरासत में एक जर्जर व्यवस्था हमको मिली थी। हमारे पास जो व्यवस्थाएं थी उसको, उस पर काम जब शुरू किया गया है, 4300 से 2800 हुआ। एक भी अपराध हो, हम मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो भी रुकना चाहिए, लेकिन आधे हुए हैं। इसलिए इस बात के लिए तो उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को इस बात का तो वो मिलना ही चाहिए कि उन्होंने उस पर काम किया है। आगे और भी कम हो, खत्म हो, यही रामराज की परिकल्पना है। जी ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, विवेक भाई और मनीष जी आपका, हम तो जुड़ने के लिए, राष्ट्रवाद में शामिल होने के लिए।